न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई रिपोर्टर रोहिता सिंह भोपाल की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। दुर्ग कार्यभार ग्रहण के साथ ही कक्ष आवंटित, वही नेता प्रतिपक्ष की अनदेखी। बैठक में महासचिव कोषाध्यक्ष प्रतिवेदन अनुमोदन हुआ। श्री राम जन्मोत्सव समिति ने मनाया हिंदू नववर्ष। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कार्यभार ग्रहण के साथ ही कक्ष आवंटित, वही नेता प्रतिपक्ष की अनदेखी। बीजेपी ने अपनी शहरी सरकार बनाने के साथ ही अब सारे विभाग पर निगम में अपना पार्षद बैठा दिया है। वहीं आज MIC मेंबर के कार्यभार ग्रहण के दौरान सभी को कक्ष आवंटित किए गए, मगर विपक्ष की भूमिका निभाने वाले नेता प्रतिपक्ष को कमरा नहीं दिया गया, जो चर्चा का विषय बना रहा। दुर्ग निगम में भाजपा की एकतरफा जीत के बाद अब निगम की बागडोर दुर्ग महापौर अलका बाघमार के पास आती ही सभी नवनिर्वाचित पार्षद MIC प्रभारियों को आज कमरा दिया गया, जिसमें बाकायदा दुर्ग महापौर की मौजूदगी में सभी MIC प्रभारियों को उनके कमरों में बैठाकर विधिवत पूजा अर्चना के साथ कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान इस आयोजन के बीच एक चर्चा काफी चलने लगी, जिसमें विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले के लिए कोई कमरा नहीं दिया गया, जबकि मिली जानकारी के अनुसार पिछली सरकार में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष रहे अजय वर्मा को कमरा दिया जा रहा था, मगर उनके कहने पर उन्होंने खुद कमरा लेने से इनकार कर दिया था। वहीं दुर्ग महापौर अलका बाघमार ने नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई कमरा नहीं दिए जाने की बात को अभी तक का निगम की परंपरा की बात कही। वहीं संजय कोहले ने इस बात पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए क्या कहा दुर्ग महापौर और नेता प्रतिपक्ष ने। उनको कमरा दिया गया, क्या कहना चाहें? नहीं, मैं तो उनको सबसे पहले बधाई भी देता हूँ कि सबको अपना अपना कमरा अलॉट हो गया है और अपने काम से चालू कर दिया उन्होंने आज से। तो ये नेता प्रतिपक्ष के लिए भी कोई कमरा प्रावधान? नेता प्रतिपक्ष का कमरा जो था, हमने पूर्व में जब हमारी सरकार थी तो हमने 2 कमरे बनाए थे पीछे में सभागार के साथ साथ। उसमें एक नेता प्रतिपक्ष का रूम था और एक कॉमन पार्षदों का रूम था, जिसमें 12 MIC और एक नेता प्रतिपक्ष 13 के अलावा जितने भी पार्षद है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो निर्दलीय हो, उनके बैठने के लिए एक रूम उनके लिए बनाया गया था। तो वो नियमतः एक नेता प्रतिपक्ष का रूम है, एक पार्षदों का रूम। अभी जो रूम नहीं अलॉट हुआ, तो क्या लगता है इनके पीछे मानसिकता क्या है? बात नहीं, नेता प्रतिपक्ष का रूम के हम लोगों ने कमिश्नर आयुक्त महोदय से बात की है, तो वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपको रूम देंगे। अभी क्यों नहीं? आपसी लड़ाई है, वो ये रूम मेरा, ये रूम मेरा, ये रूम मेरा, जबकि वो जो पीछे के 2 रूम, वो एक नेता प्रतिपक्ष का था और एक पार्षदों के लिए था। और पीछे के दोनों रूम उन लोगों ने अपने MIC मेंबरों को दे दिया। तो फिर आपका कहाँ से रहा? आप बोल रहे हैं जैसे नहीं, है। अब रूम है, अब वो कमिश्नर साहब देंगे। आज क्यों नहीं दिए जब आज पूरी प्रक्रिया हो रही? ये बात तो कमिश्नर साहब बताएंगे, क्योंकि हमें 1 सप्ताह का समय दिया था उन्होंने। अभी 2 दिन हुए हैं, अब 2 दिन के बाद जब 1 सप्ताह हो जाएगा और नहीं मिलेगा तब फिर हम कमिश्नर से बात करेंगे। कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया गलत बात है। गलत है कि नहीं? गलत तो है, ये तो तत्काल दे देना चाहिए था। ठीक जी, तो मैडम आज क्या किस तरीके का कार्यक्रम था? आज क्या था? आज हमारे सभी MIC मेंबर्स अपना अपना पदभार ग्रहण किए हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद अब हमारे निगम का काम सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। मैडम, नेता प्रतिपक्ष को कमरा दिया गया कि नहीं दिया? अभी तक तो कभी भी नेता प्रतिपक्ष को कमरा नहीं मिला है। पिछले साल धीरज पालीवाल की सरकार ने लेटर दिया था अजय वर्मा को नेता प्रतिपक्ष के कमरे के लिए, जिसमें अजय वर्मा जी का कहना था कि उन्होंने उसे अस्वीकार किया है कि अब मेरी सरकार में ही मैं कक्ष में जाऊंगा। तो फिर नहीं, अभी तक तो हमको यही जानकारी है कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष को कमरा नहीं दिया गया है। तो जैसा चला आ रहा है वैसे ही चलेगा आगे भी। हो गया, कट करो। जी, संजय जी बताइए। पहले हमारी सरकार जो नियम जो विधि आज बांटना चालू करना है। प्रक्रिया में
को भी शामिल किया जाना था, बावजूद उसमें इस प्रक्रिया से उन्हें अलग रखा गया। अगली खबर, बैठक में महासचिव कोषाध्यक्ष प्रतिवेदन अनुमोदन। राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ रहटा पंजीयन क्रमांक 1282 के अध्यक्ष ठाकुर बजरंग सिंह बैस की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक महाराणा प्रताप मंगल भवन दुर्ग में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा विचार कर अनुमोदन लिया गया, जिसमें प्रमुखतः से महासभा के कोषाध्यक्ष नीरज सिंह क्षत्रिय द्वारा प्रस्तुत कोषाध्यक्ष प्रतिवेदन, महासचिव विष्णु सिंह बघेल द्वारा प्रस्तुत महासभा महासचिव प्रतिवेदन 2025 पर चर्चा उपरांत अनुमोदन लिया गया। बैठक में महासभा के साहित्य परिषद के द्वारा 6 माह राजपूत समाचार पत्र का विमोचन उपस्थिति सभी केंद्रीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। अन्य विषय पर अध्यक्ष के अनुमति से पूर्व केंद्रीय पदाधिकारी एवं भाजपा नेता आनंद गौतम ने राजपूत समाज के गौरव प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर शासकीय अवकाश घोषित करने के लिए राजपूत समाज की ओर से पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपने की बात सदन में प्रमुखता से उठाए। सामान्य सभा के बैठक में चर्चा के दौरान महासभा के महिला पदाधिकारी ने भी महिलाओं के उत्थान व सक्रियता के बारे में सदन को ध्यान दिलाई। वही विभिन्न उप समितियों से आए हुए पदाधिकारी, केंद्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने चर्चा में भाग लेकर समाज की व्यवस्था व कमियों के बारे में सदन का ध्यानाकर्षण कराया। तहे दिल से स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं अपने उप समिति के 17 पदाधिकारियों के तहत इनको अनुमोदित किया जाए। धन्यवाद। साथियों का आभार उप समिति दुर्ग को कि उन्होंने बहुत शानदार बैठक भोजन व्यवस्था का आयोजन किया। आज कोषाध्यक्ष और महासचिव प्रतिवेदन के पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आज सभा का समापन करने का आदेश हुआ है। सभा समापन के पूर्व मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जैसा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था है कि पिछले बैठक से आज की बैठक तक इस बीच में हमारे समाज के बहुत ही सम्मानीय सदस्यों का, सामाजिक सदस्यों का देवलोक गमन हुआ है। उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी लोग खड़े होकर 2 मिनट मौन करेंगे, उसके पश्चात सभा समापन किया जाएगा। क्योंकि हम लोग हमेशा समाज से प्रेरित रहे हैं और समाज के साथ काम करना हमको बहुत ही पसंद है और हमको एक मन में है कि हम समाज के साथ काम करेंगे और समाज को ऊंचा उठा करके ले जाएंगे। लेकिन आदर्श विवाह के बारे में कहीं न कहीं हमको लगता है कि हम सुविधा नहीं दे पा रहे हैं और उस सुविधा के अभाव में जो परिवार देखते हैं उनको लगता है कि हम लोग कैसे अपने घर में शादी कर रहे हैं वही अच्छा है। तो मेरे को लगता है कि आदर्श विवाह में हम निःशुल्क ना कराकर कुछ पैसा रख दें, कुछ पैसा थोड़ा सा ज्यादा जोड़ दें, लेकिन सुविधा अगर अधिक दें तो आदर्श विवाह के जो जोड़ा है वो अधिक से अधिक आएगा। अच्छा, महाराणा प्रताप जयंती तो राष्ट्र के जो जयंती है उस दिन को राष्ट्रीय अवकाश निश्चित रूप से पालन किया जाएगा महासभा के द्वारा। उसके लिए वो जिम्मेदारी अपनी तय करे और उसके लिए स्पीकरशिप पहले का निर्णय लिया गया था और उसमें वो सक्रिय सदस्य हस्ताक्षर करे कि मैंने इस पर्ची में जितने लोगों का सदस्यता काटा है वो सभी सही लोगों का सदस्यता काटा है, ये वो अपना एक प्रमाण पत्र दे। ऐसा उस समय निर्णय लिया गया था और उस समय क्योंकि वो पर्ची बड़े पैमाने में छप चुकी थी तो निर्णय लिया गया था कि स्पीकर इस मामले में बना करके और ऊपर में स्पीकर चिपका दिया जाए और उस स्पीकर के नीचे वो जो सक्रिय सदस्य है जो उस रसीद का पूरा काटता है उसका एक हस्ताक्षर हो ताकि उसकी वो जिम्मेदारी तय हो। लेकिन मैं देश के नेताओं को जैसे अम्बेडकर जी के बारे में गुणगान करते रहते हैं सभी समाज के सभी पार्टी के नेता लोग, वैसे उनको महाराणा प्रताप जी और उनके पूर्वजों के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि कार्यक्रम होगा जगह जगह पर और उस कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने के लिए भी जाएंगे।
जाएंगे, तो मेरा एक निवेदन है कि आपके कार्यकाल में महासभा में एक प्रस्ताव पारित हो। हमारे दिनेश बैस जी हैं, हमारे पवन सिंह बोरसी वाले हमारे मौसे जी हैं, नरेंद्र सिंह ठाकुर भैया हैं, बहुत से जानकार हैं, पंकज भुआल चाचा जी भी हैं, माधव सिंह जी हमारे जीजा जी भैया जी हैं। वैसे बहुत से लोग हैं जिन लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से और वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी माननीय ठाकुर रमेश सिंह जी आप लोगों के माध्यम से एक प्रस्ताव महासभा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को, डॉक्टर रमन सिंह जी को जाना चाहिए। और हम प्रयास करेंगे जिससे आने वाले समय में उस दिन को छुट्टी घोषित किसी न किसी रूप में सरकार को करना पड़ेगा। तो हमारे महाराणा प्रताप जी की जयंती जो 9 मई निर्धारित है और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जिसे हम लोग उस दिन भी मनाते हैं, तो कोई भी एक दिन को तय कर लिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय की ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूँ, किसी भी एक दिन को हम लोग निश्चित रूप से तय कर लें और तय करके माननीय प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और वर्तमान में हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, उनके माध्यम से राजपूत क्षत्रिय महासभा वाराणसी अवगत कराए कि अन्य समाज के महापुरुषों की जयंतियों के दिन छुट्टी रखी जाती है मनाने के लिए। उसी प्रकार से महाराणा प्रताप जी की जयंती को राष्ट्रव्यापी छुट्टी घोषित कर उस दिन को मनाने के लिए निश्चित रूप से सभी समाज के लोगों को केंद्र सरकार निर्देशित करे, जिससे हमारे महापुरुष की गौरव गाथा जन जन तक पहुंचेगी। क्योंकि कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनके पूर्वजों ने नाखून भी नहीं कटाया है और शहीद का दर्जा लेने का प्रयास करते हैं। और हमारे जो महापुरुष जिन लोग तलवार की धार में पूरे देश की रक्षा किए, पूरे सर्व समाज की रक्षा किए, आज राजपूतों की जो संख्या कम है उसके पीछे एक कारण ये भी है अध्यक्ष महोदय कि हमारे पूर्वजों ने रक्त बहाया है। घर घर से 18 साल और 12 साल के बच्चे भी जाकर शहीद हुए हैं, जिसके कारण हमारे संख्या में जो कमी है वो निश्चित रूप से उसका एक कारण ये भी है। लेकिन देश के नेताओं को जैसे अम्बेडकर जी के बारे में गुणगान करते रहते हैं सभी समाज के सभी पार्टी के नेता लोग, वैसे उनको महाराणा प्रताप जी और उनके पूर्वजों के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि कार्यक्रम होगा जगह जगह पर और उस कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने के लिए भी जाएंगे। तो मेरा एक निवेदन है कि आपके कार्यकाल में महासभा में एक प्रस्ताव पारित हो। हमारे दिनेश बैस जी हैं, हमारे पवन सिंह बोरसी वाले हमारे मौसे जी हैं, नरेंद्र सिंह ठाकुर भैया हैं, बहुत से जानकार हैं, पंकज भुआल चाचा जी भी हैं, माधव सिंह जी हमारे जीजा जी भैया जी हैं। वैसे बहुत से लोग हैं जिन लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से और वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी माननीय ठाकुर रमेश सिंह जी आप लोगों के माध्यम से एक प्रस्ताव महासभा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को, डॉक्टर रमन सिंह जी को जाना चाहिए। और हम प्रयास करेंगे जिससे आने वाले समय में उस दिन को छुट्टी घोषित किसी न किसी रूप में सरकार को करना पड़ेगा। उसके बाद अतिथि आगमन और अंतिम शोभायात्रा यह सब कार्य होने हैं। दूसरे दिन विभिन्न महिलाओं का खेल प्रतियोगिता, युवक युवती परिचय सम्मेलन, कैरियर गाइडेंस जैसे काम होना है। उसके साथ ही 13 नवंबर को त्रैवार्षिक आम चुनाव। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, सामाजिक व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अधिक से अधिक संख्या में मतदान करेंगे। जो उचित लगे, जो भी जीतेगा राजपूत क्षत्रिय महासभा का सम्मानित सदस्य। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करेंगे। आप सभी जो आए हैं वो पदाधिकारी हैं, सब जानते हैं नियम के बारे में। अपने उप समिति में सभी सक्रिय सदस्यों को बताएंगे भी कि अपने साथ परिचय पत्र जरूर लाएं, वहाँ किसी प्रकार का विवाद की स्थितियाँ न हो, इसलिए परिचय पत्र सब देकर आएंगे और निर्वाचन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेंगे। मैं पुनः
आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए और इस पूरे 3 वर्ष में आपने जो आस्था जो विश्वास व्यक्त किया है मेरे ऊपर, कभी हो जाता हूँ कि इतना बढ़िया सदन इस कार्यकाल में चला है कि पूरे विश्वास के साथ हमारा जो भी प्रस्ताव होगा और सर्वसम्मति से अधिकतर निर्णय सर्वसम्मति से हुआ। मैं आप सभी के प्रति मेरे ऊपर जो आपने विश्वास व्यक्त किया आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी को 12 अप्रैल 13 अप्रैल को होने वाले अधिवेशन के लिए आमंत्रित भी करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। माँ भगवती की, माँ कालिका की, माँ चंडी की कृपा मेरे पूरे 12 के ऊपर बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर, श्री राम जन्मोत्सव समिति ने मनाया हिंदू नववर्ष। श्री राम जन्मोत्सव समिति ने हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में भिलाई के सेक्टर 9 चौक पर विशाल भगवा ध्वजारोहण किया। पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद भगवा ध्वजा स्थापित किया गया। जय श्री राम की गूंज और भगवा ध्वज से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि इस्पात नगरी भिलाई के सेक्टर 9 चौक पर विशाल भगवा ध्वज लहराया जा रहा है। कार्यक्रम का यह 40वां वर्ष है। श्री राम जन्मोत्सव समिति रामनवमी का कार्यक्रम वर्षों से ही आयोजित करते आ रही है। देखिए, आज हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पर इस भिलाई के जो भिलाई का हृदय स्थल है सेक्टर 9 चौक, जहाँ पे अस्पताल भी है, जहाँ हनुमान मंदिर भी, वहीं पर ये भगवा ध्वज, सबसे बड़ा भगवा ध्वज भिलाई में फहराया जा रहा है। सनातन का जो परचम है वो ना सिर्फ इस मिनी इंडिया में बिल्कुल पूरे देश के अंदर फैल रहा है, उसी को लेकर आगामी रामनवमी भी है, आगामी हनुमान जयंती भी है। उसी के देखते हुए इस हिंदू नववर्ष में ये भगवा ध्वज, सबसे बड़ा भगवा ध्वज भिलाई में फहराएगा। कितने लोग आज कार्यक्रम में शामिल हुए? कहाँ से कोई कुछ खास लोग शामिल किया गया कार्यक्रम में? जी बिल्कुल, संघ के हमारे विभाग प्रचारक जी भी आए हैं, संघ के लोग भी हैं, यहाँ राम जन्मोत्सव समिति के सभी लोग हैं और पार्टी विशेष के भी लोग हैं जो आस्था रखते हैं। राम जन्मोत्सव में क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, खास तो हर साल रहता है, लोगों का उत्साह, लोगों का एकजुटता और रामनवमी राम जन्मोत्सव समिति जो भिलाई में करती है वो पूरे देश के लिए एक अलग कार्यक्रम है, क्योंकि सभी जगह एक धर्म यात्राएं होती है, यहाँ 1100 मंदिरों की ध्वज यात्रा होती है, तो अपने आप में अलग रहता है। विशाल ध्वज राम भक्तों के लिए यही कहना चाहेंगे कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एकजुटता बनाए रखें। जी, आज से विशाल ध्वज यहाँ लहराया जा रहा है, क्या लग रहा है राम राज्य की स्थापना हो गई है? शहर में और भी जगह ऐसे ध्वज लगेंगे? नहीं, राम राज्य की तो स्थापना शहर में क्या पूरे देश और विश्व में होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप देखोगे, चाहे प्रयागराज का कुंभ हो या जितने भी धार्मिक आयोजन हो, कार्यक्रम हो, उसमें लोगों की एकजुटता और उत्साह देखते बनता है हमारे धर्म और संस्कृति के प्रति। और भिलाई तो उसी प्रकार से धर्म और संस्कृति के लिए जानी जाती है, एकजुटता के लिए जानी जाती है, संगठन के लिए जानी जाती है। तो ये भगवा ध्वज शांति का प्रतीक है, सद्भाव का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। उन तीनों प्रतीकों को लेकर आज ये भगवा ध्वज यहाँ फहराया जा रहा है कि ये पूरे शहर के अंदर और पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर शांति रहे। और सबसे बड़ा जो स्थान है, जो भगवा ध्वज का स्थान है, उसी स्थान पर उसको लाया जा रहा है। झंडा जाएगा कहाँ? यहीं लगेगा झंडा, यहीं लगेगा। शाम हो जाएगा ना, बात भी चलने दूंगा। घर घर भगवा छाएगा, राम राज्य में आएगा, घर घर
अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।